नमस्कार, आप देख रहे हैं एक और 11 आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई चीजें कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश आत्मनिर्भर के क्षेत्र में बढ़ रहा है। पाथ टू प्राइड नए भारत का नया उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। भारत भविष्य के अवसरों को आकार दे रहा है। कांग्रेस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सालों बाद आज कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलने वाला है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में तय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई। बिल्कुल, और सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधी टक्कर है। इस बार गांधी परिवार की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद ही खड़गे और शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। सोमवार को हुई वोटिंग में करीब 96% मतदान हुआ था। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो कल वोटिंग हुई थी उसकी गिनती चल रही है। 90% से ज्यादा वोट से जीतेंगे खड़गे, ऐसा दावा प्रमोद तिवारी की तरफ से किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती जारी है। बड़ी खबर। बिल्कुल मल्लिका, दिलचस्प देखिए यही है कि इस बार 2 दशक बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष होगा। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। करीब 9,500 से ज्यादा निर्वाचक मंडल सदस्यों ने सोमवार को मतदान किया था। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान अब थोड़ी देर में होने वाला है। हमारे साथ इस समय सलमान सोज जी। सलमान सोज जी, आपको क्या कहना है? आज डी डे है, आपको पूरा बताइए कि किस तरीके से देखते हैं यहाँ चुनाव को। अभी जो है वो काउंटिंग चल रही है, उसको काउंटिंग चल रही है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी बन रही है और जो आवाज आहिस्ता आहिस्ता उठेगी पार्टी में वो चेंज की तरफ होगी। हमें जब तक हम चेंज ना लाए तब तक हम, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत बने और अच्छी ऑपोजिशन बने, ताकि जो मोदी गवर्नमेंट ने जो इस मुल्क का सत्यानाश किया उसके खिलाफ कोई आवाज ऐसी हो। लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होनी चाहिए और मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है वो एक स्टेप है इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या इलेक्शन आपके मन के मुताबिक? बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली आपने इलेक्शन कमीशन को। मैंने कंप्लेंट्स नहीं, हमने चिट्ठियां तो लिखी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चिट्ठियां लिखी है और वो इसलिए लिखी है ताकि इलेक्शन प्रोसेस इम्प्रूव हो। तो वो तो सारा डॉक्यूमेंटेड है। मैं इट्स नॉट नेसेसरली कि मैं उसको कंप्लेंट कहूँ, लेकिन हमने अपने जो दिल में था वो हमने बता दिया उनको। इसके साथ साथ ये बताइए मुझे, आपने कल भी सुना कि एक चिट्ठी लिखी है और आप पूरे प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को कैसे देखते हैं? सेटिस्फाइड है कि नहीं? कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ आपको रह सकता है? देखिए, हमने थ्रू आउट इलेक्शन कैंपेन हमने कम्युनिकेशन रखा है मिस्त्री जी के ऑफिस के साथ, इंक्लूडिंग ऑन इलेक्शन डे, इंक्लूडिंग इलेक्शन डे के बाद। तो अब आप कहेंगे सेटिस्फाइड है। देखिए, हमको कांग्रेस पार्टी को कभी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो हमने पार्टी के जो चीफ इलेक्शन अथॉरिटी उनको बताया है और आगे भी हम उस इम्प्रूवमेंट के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का आपसे थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बयानों की एक बयासी आ चुकी। कुछ और बयान सामने आए, सुनवाते हैं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक समय है। हम सभी को गर्व महसूस होता है कि हमने एक इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमने अपने दल के अंदर निर्वाचन का आयोजन किया और साथ ही साथ बहुत ही आभार महसूस करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति, जिन्होंने कांग्रेस का कमान बहुत ही कठिन समय में संभाला। तो उनके प्रति आभार है और आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी और सशक्त होगी और उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद आप कांग्रेस पार्टी के एक नया रूप धारण होते हुए देख रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक समय में खड़गे जी का, क्योंकि मैं उनके प्रचार समिति का एक सदस्य हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे नए सभापति होने वाले हैं। हमारी सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई है, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुप्रिया, आपने खुद अभी कुछ देर पहले बात करी कांग्रेस के नेता से, तो आपने कहा था कि डी डे है, यानी कि आज वाकई कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, नया कैप्टन कांग्रेस को मिलने वाला है। किस तरह की हलचल आप वहां देख रही हैं?
जी बिल्कुल, इस समय काउंटिंग शुरू हो गई है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, और बाहर का मैं आपको आज जो दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के ये कर्नाटक के बिदर से नेता आते हैं, उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पोस्टर्स होर्डिंग लगा दिए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई दी जा रही है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के। और सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि वो एक स्क्रीन लगी हुई है जिसपे भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी इस समय आंध्र प्रदेश में पहुंची है, उनकी ये यात्रा वो दिखाया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग इसकी चल रही है। लगभग 1 बजे जो है राहुल गांधी जो है मीडिया को एड्रेस करेंगे। अडोनी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए अब 2 prong स्ट्रैटेजी है। जो उदयपुर चिंतन शिविर हुआ उसमें डिसाइड किया गया कि एक और जो है कार्यकर्ताओं के साथ आपको संगठन के अंदर जो है जुड़ना है और दूसरी ओर लोगों से जुड़ना है। तो लोगों से जुड़ने का जो कमान है वो राहुल गांधी ने खुद अपने हाथ में ली। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और डायरेक्ट कनेक्टिविटी लोगों के साथ भी है। जो भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है उसको लेते हुए, और दूसरी ओर जो है वो संगठन है उसको और मजबूत करना है, और उससे बेहतर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है, उनका कहना है कि जितना खड़गे जी का एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ जो पार्टी के अंदर उनको सपोर्ट मिलता है कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। डॉक्टर थरूर को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे नेता हैं, लेकिन पार्टी उनकी सर्विसेज अलग वे में जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है। थरूर खेमे ने पहले से ही जो है शंखनाद कर दिया है कि उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स भी करी थी। आज भी उन्होंने कहा है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है इलेक्शन कैंपेन के अंदर और इसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। जहां तक खड़गे जी का सवाल है तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बैनर पोस्टर्स जो है वो पूरे लग गए हैं। जितने नेता हैं, चाहे वो नॉर्थ के हो, ये राजस्थान के नेता हैं, उन्होंने लगाया है, और ये जो है कर्नाटक से आते हैं साउथ के नेता, उन्होंने यहाँ पे बैनर पोस्टर लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि जो चेहरा है, जो फेस है पार्टी का, वो राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन जो संगठन की कमान है, जो पूरा का पूरा कमान है, किस तरह से आगे संगठन चलेगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में होगी। जी ठीक है सुप्रिया, जरा आप रहिए साथ। और कुल मिलाकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये संभावना, क्योंकि पोस्टर्स भी लग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 90% ज्यादा, मतलब 90% तक वोट जो है उनको मिलेंगे। अब देखना होगा, शाम 4 बजे तक शायद मल्लिका इस पर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस बीच थरूर और खड़गे किस तरीके से एक दूसरे को लेकर बयान दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं, उनको क्या लग रहा है अपनी उम्मीदवारी पर, वो सुनवाते हैं। I called Mr. Kharge and I wished him well, and I said that, you know, whatever has happened, we remain colleagues and friends. He's a respected elder of mine, and I look forward to working with him after this is over. And he said the same to you, he said, and I'm very grateful. We have to approach this in the right spirit. There is no enmity between us. And in that spirit, I think the Congress party should go ahead. I believe that the revival of the Congress has begun. We are not enemies, we are friends, and we are fighting in one house. This is a united house, and where we are fighting election as per our constitution. There is nothing between him and us, any animosity or anything. We should forget whatever happened. 23 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, जहां वो रामलला की पूजा अर्चना करेंगे और दीपोत्सव का पहला दिया जलाएंगे। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, जो पिछले साल से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। दीपावली पर अयोध्या का दीपोत्सव अब उसकी एक खास पहचान बन गया है। पिछली बार 12 लाख दियों ने अयोध्या की शान में 4 चांद लगाए थे। लेकिन इस बार अयोध्या का दीपोत्सव बहुत खास होने जा रहा है। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो 2 साल बाद अयोध्या आ रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर दिवाली पर सैनिकों के बीच होते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन दीपावली से पहले वो केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर अयोध्या आएंगे। पीएमओ की तरफ से उनके कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के बाद अयोध्या को इस बार खास तौर से सजाया जा रहा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या आए थे। इस दौरान उन्होंने रामलला को कुछ इस तरह दंडवत प्रणाम किया था। प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं, जिसमें उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड दिए जलाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या में इस बार छठा दीपोत्सव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, न सिर्फ दियों की संख्या के लिहाज से, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा और 17 लाख दियों के तैयारी के साथ में कवायद होगी एक नया कीर्तिमान बनाने की, बल्कि इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घाट पर मौजूदगी भी रहेगी, जहां पर इन असंख्य दियों की रोशनी की जगमगाहट के बीच में रामलला का दर्शन होगा। रामलला की किंवदंतियों के बीच में उनके कहानियों को गाया जाएगा और एक अद्भुत नजारा इस राम की पैड़ी पर होगा। साल 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत 51,000 दियों से हुई थी, जो 2018 में 3,01,152 दिए, साल 2019 में 5,50,000 और साल 2020 में 6,06,559 मिट्टी के दियों को सरयू के तट पर जलाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए इस बार 15 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए प्रशासन ने 17 लाख दियों की व्यवस्था की है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी रामलला के सामने पहला दिया जलाएंगे। अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसका पहली बार प्रधानमंत्री मोदी भी गवाह बनेंगे। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोट कोट आभार, धन्यवाद। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हो 4 घंटा इस बार दीप महोत्सव में साथ रहेंगे। साधु संतों में अपार उत्साह है और 130 करोड़ देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करके और दीपक जलाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी। हम लोगों की अपार प्रसन्नता है हम लोग के अंदर में। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोबारा बहुमत से लौटकर आई है, इसीलिए योगी सरकार का ये पहला दीपोत्सव है, जिसे भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक। कांग्रेस चुनाव में वोटों की गिनती देखिए एक तरफ जारी है, वहीं इससे पहले थरूर कैंप ने आरोप जड़कर सनसनी मचा दी है। चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री को लिखे पत्र में थरूर कैंप की तरफ से वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल, और थरूर की तरफ से सलमान सोज ने मधुसूदन मिस्त्री को पत्र भेजा, जिसमें तमाम आरोप जड़े गए हैं। मुख्य आरोप यूपी में पड़े वोटों को लेकर लगाया गया है। तो यूपी में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप थरूर कैंप की तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर थरूर पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। एक पत्र के जरिए आरोप लगाए गए हैं। यूपी में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, जहां एक तरफ काउंटिंग शुरू है, 10 बजे से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब जो एक नया एंगल, नया सामने पक्ष आ रहा है। थरूर पक्ष ने मधुसूदन मिस्त्री को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि यूपी में जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई उसमें अनियमितता है और इसलिए इसका आरोप उनके कैंप की तरफ से ये लगाया गया है। अध्यक्ष पद के चुनाव पर थरूर पक्ष को ऐतराज सीधे तौर पर समझ में आ रहा है। बरसों बाद आज कांग्रेस को अगर आप कहिए गैर गांधी अध्यक्ष मिलने वाला है, या तो खड़गे या थरूर, इन्हीं दोनों नामों में से एक आज चुना जाना है। लेकिन उससे पहले थरूर पक्ष के लोग इसको लेकर ऐतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, नतीजे तो अभी कुछ देर में साफ हो जाएंगे, लेकिन इस पत्र का नतीजा सामने आने से पहले क्या मायने? कुछ नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो बात निकल कर आ रही है वो थरूर पक्ष कह रहा है कि हमने सारी जो है चिट्ठियां लिखी हुई है, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है, सारा कुछ जितना भी इलेक्शन प्रोसेस में उनको त्रुटियां लगती हैं
वो उन्होंने रजिस्टर किया है। पर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इतने सालों बाद जो है इलेक्शन हो रहा है पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको, जब सलमान सूद हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम जो है एक्सेप्ट करेंगे, बट इसके साथ साथ ये भी अपील करेंगे कि अगला जब चुनाव हो, क्योंकि इसके बाद जो है CWC के मेंबर का जो है वो भी चुनाव की खबरें आ रही हैं कि उनका भी चुनाव हो सकता है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि बेटर प्रिपेयर्ड रहे जो कांग्रेस की इलेक्शन अथॉरिटी है उसको। ये जो लेटर आई है सामने, ये सलमान सूद ने जो है कांग्रेस की इलेक्शन अथॉरिटी के जो सुप्रिया, ये भी बता दीजिए कि इस खत जिसका जिक्र आप कर रही हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत थरूर पक्ष को नजर आ रही है और उनके दिक्कत को क्या कोई एड्रेस करेगा? कि उनका कहना है कि वो लगातार ये बता रहे हैं कि पहले उनको लेटर, जब उनको जब शशि थरूर ने खुद कहा था कि जब उनको डेलीगेट का लिस्ट मिला तो कुछ नंबर्स नहीं थे, फिर नई लिस्ट आई जिसमें पूरे फोन नंबर थे, एड्रेस प्रॉपर थे, तो इस तरह से उन्होंने छोटी छोटी जो उनको दिक्कतें सामने आई हैं उसको उन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंट किया है एक तरीके से। और ये चिट्ठी भी उसी के हिसाब से जिसमें कहा गया कि सारे के सारे जो वोट्स हैं वो एक साथ बैलेट के ना काउंट किए जाए, उनको स्टेट बाय स्टेट जो है डेटा चाहिए कि किस स्टेट में कितने % लोगों ने उनको वोट किया और कितने % लोगों ने खड़गे जी को वोट किया। तो उसी को लेकर जो है ये चिट्ठी लिखी गई है और कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रक्रिया है, उसमें सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है और उसी के साथ साथ बैलेट बॉक्सेस खुलते हैं, सभी जितने वोट्स हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है ताकि सीक्रेसी मेंटेन रहे कि कहाँ से किसने वोट डाला। जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अर्पिता, ये देखना होगा कि इस आरोप का, इस पत्र का, इस पूरी प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है या नहीं। बिल्कुल मलिका, इस पर नजर रहेगी, लेकिन अब बात जरा जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। वहां पर टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को चुन चुन कर अंत करने का अभियान जारी है। शोपियां में आज एक और आतंकी को अंजाम तक पहुंचाना पड़ा और जिस आतंकी ने 2 दिन पहले यूपी के 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी वो आज मारा गया। सहयोग देखिए कि आतंकी की गोलियों का ही शिकार हो गया। ये सब कब और कैसे हुआ, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सबूत हैं कि बेकसूरों का खून बहाने वाले आतंकियों का अंत तय है। ये मुठभेड़ बता रही है कि कश्मीर में दहशतगर्दी की साजिश करने वालों का एक ही अंजाम है, मौत। ये शोपिया का वही इलाका है जहां 3 गैर कश्मीरियों की हत्या कर आतंकियों ने दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले इसी शोपिया में यूपी के कन्नौज के 2 मजदूर आतंकियों के हैंड ग्रेनेड के शिकार हुए थे। सुरक्षा बल और साजिश में शामिल हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को दबोचने में तो कामयाब रहा, लेकिन गिरफ्तारी के चंद घंटे के भीतर बशीर खुद आतंकी की गोली का शिकार हो गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को मारे जाने के आरोप में गिरफ्तार हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान बशीर एक मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस का कहना है कि बीती रात जब पुलिस और सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे थे, तभी एक घर से गोलीबारी हुई जिसमें इमरान बशीर मारा गया। पिछले 3 दिन के दौरान शोपियान जिले में 3 आतंकी वारदातों में एक कश्मीरी पंडित और उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर मारे गए। उसके बाद इलाके में अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान जारी है, जिसके दौरान इमरान बशीर मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपिया हमले में शामिल बशीर को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान आतंकी अड्डों पर छापेमारी करने निकले थे। इसी दौरान नौगांव शोपिया में आतंकियों के दूसरे ग्रुप के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में बशीर आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। मुठभेड़ के बाद आतंकियों के अड्डे से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो इलाका उस जगह के बेहद करीब है जहां 15 अक्टूबर को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की हत्या कर दी थी। 2 दिन के भीतर कश्मीर में 3 गैर कश्मीरियों की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। कल जम्मू में इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती आतंकी वारदात को देखते हुए घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। कल रात
रात को बेचारे मजदूर जिनकी आवाज कोई ना सुनता है ना वो बेचारे आवाज उठा पाते हैं, उन्हें भी नींद में ग्रेनेड से मार दिया गया। तो आप सोचिए हालात वहाँ पे कैसे हैं, सोए हुए मजदूर बेचारे मारे जा रहे हैं। हम कश्मीरी हिंदू पंडित जो कब से प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, हम आपसे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारी जानों को बचा लीजिए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे क्योंकि हमें भी जीने का हक है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, मैं सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रही हूँ जो मेरा हक है। तो प्लीज हमारी जानें बख्श दीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें रिलोकेट कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगने के बाद टारगेट किलिंग गैर कश्मीरियों खासकर प्रवासियों के मन में खौफ पैदा कर रही है। एक तरफ प्रवासियों को वोटिंग की ताकत से लैस किया जा रहा है और दूसरी तरफ आतंकी शांति की कोशिशों को डिरेल करने में लगे हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का तेजी से सफाया हो रहा है। बौखलाए आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं तो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये सवाल उठाया जा रहा है कि टारगेट किलिंग की चंद घटनाओं से कश्मीर के हालात का सही अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकी हिंसा घटी है, पत्थरबाज गायब हुए हैं और निवेश तेजी से बढ़ा है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर बात चलेगी तो पहुंचने के लिए कालिक कम पड़ जाएगी। ये पूरन कृष्ण भट्ट का रोता बिलखता परिवार है। 15 अक्टूबर को आतंकियों ने पूरन की हत्या कर दी और सिर्फ 2 दिनों बाद यूपी के 2 और मजदूरों को आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कश्मीर नीति पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर आतंकवाद की जड़ धारा 370 थी तो अब हमले थम क्यों नहीं रहे। सर टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर, अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर फटेल बेचारा मारा नहीं जाता, कहाँ है हालत बेहतर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 37 महीने बाद बदलाव का विश्लेषण करना हो तो बारामूला की इन तस्वीरों को बारीकी से देखना होगा और गौर से सुनना होगा गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। पहले एक टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है। धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया। 3 साल की आतंकी घटनाएं और इनमें मारे गए जवानों और आम लोगों की तुलना की गई। आंकड़े बताते हैं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी धारा 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। ये आंकड़े फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को आईना दिखा रहे हैं। ये सच है कि एक साजिश के तहत गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर बदलते कश्मीर का सबूत दे रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद
कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। यह सच है कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही। केंद्र सरकार जानती है कश्मीरियों को बंदूक से मुक्ति दिलाना है तो हर हाथ को रोजगार देना होगा। आम कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। नई उम्मीदें, नए सपने देखने का माहौल बनाना होगा। और ये तभी होगा जब कश्मीर में निवेश बढ़ेगा। इसके प्रयास हो रहे हैं और इसके नतीजे दिख रहे हैं। 70 साल में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश हुआ, जबकि अगस्त 2019 के बाद 3 सालों में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। राज्यसभा में खुद सरकार ने बताया 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिले। केंद्र सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इनका असर भी तेजी से दिखेगा। इसलिए केंद्र सरकार भरोसे से भरी है कि कश्मीर में बदलाव निश्चित है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। राजस्थान के भिवाड़ी से अपने पड़ोसी के 3 बच्चों को 2 आरोपियों ने किडनैप किया और गुनाह सामने न आए इसलिए उन्हें गला दबाकर मार दिया। तीनों बच्चों को मरा हुआ समझकर आरोपी उन्हें महरौली के जंगल में फेंक गए और वहां से फरार हो गए। हालांकि अब ये पूरी गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। जिस माँ के हंसते खेलते खिलखिलाते बच्चे किसी हैवान के हाथों मार दिए जाएं, उसकी हालत क्या होगी ये बताने की जरूरत कहाँ होती है। महिला बेतहाशा रो रही है। उसके हाथ में 3 बच्चों की तस्वीर है। 11 साल का अमन, 8 साल का विपिन और 6 साल का शिवा, यही नाम है इन बच्चों के। राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाले इन बच्चों के 2 पड़ोसियों ने 15 अक्टूबर को इन्हें बहला फुसला कर अपने साथ ले गए। आरोपी चाहते थे कि बच्चों के बदले वो इनके पिता ज्ञान सिंह से फिरौती मांगेंगे और फिरौती के पैसे से अपना कर्ज चुकाएंगे। दरअसल 15 अक्टूबर को 11 साल, 8 साल और 6 साल के 3 मासूमों को 2 किडनैपर्स ने अगवा किया था। उसके बाद बच्चों के पिता से रैंसम कॉल मांगी गई थी। उस कॉल को ट्रैक किया राजस्थान पुलिस ने, दोनों किडनैपर्स को गिरफ्तार किया और उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जंगल है जहां पर तीनों बच्चों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। उसके बाद वो वापस राजस्थान लौट कर आ गए थे। लेकिन जब राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो 2 बच्चों की डेड बॉडी रिकवर हुई। इसी दौरान पता चला कि दरअसल एक जो 6 साल का बच्चा था वो सही सलामत बच गया था। उसे चिल्ड्रन होम में पहुंचाया गया। आरोपियों को जब आभास हुआ कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने बच्चों का गला दबा दिया। सबसे पहले उन्होंने सबसे छोटे बेटे शिवा का गला दबाया और फिर बाकी के दोनों भाइयों को मार डाला और वापस भिवाड़ी लौट गए। लेकिन संदेह के आधार पर पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो अपराध से पर्दा उठ गया। पिछले 2 दिन से हमने 3 टीमें लगा रखी थी श्रीमान टाइगर साहब के निर्देशन में, और उन टीमों के द्वारा प्रयास करने के पश्चात हमें ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह तथ्य मिला कि संदिग्धों के द्वारा उन बच्चों को यहाँ से ले जाकर कहीं अन्य जगह अपराध कारित कर दिया गया। हम रात को तकरीबन अनुसंधान और पूछताछ करते हुए संदिग्धों तक पहुँचे। संदिग्धों से डिटेन कर जब पूछताछ की तो उन्होंने उन बच्चों की हत्या कर उनके शव यहाँ फेंकना बताया, तो उनकी निशानदेही से हम घटनास्थल तक पहुंचे। आरोपी गिरफ्त में आए तो पूछताछ हुई तो मालूम चला कि बच्चों को महरौली के जंगल में मारा गया और वहीं पर शव फेंका गया है। दिल्ली की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, जबकि अंदर की तरफ जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस की फॉरेंसिक की टीम वो मौजूद है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। इन घने जंगलों में सुबह से ही
लंबा सर्च ऑपरेशन राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस ने चलाया था। दोनों किडनैपर्स, उनको भी लेकर राजस्थान पुलिस आई थी और उन्हीं किडनैपर्स की निशानदेही पर इन जंगलों से 2 बच्चों की डेड बॉडी रिकवर हुई है, जबकि एक बच्चा सही सलामत बच गया है। लेकिन किस्मत देखिए, सबसे छोटे वाले शिवा को, जिसका गला आरोपियों ने सबसे पहले दबाया था, वो बच गया, लेकिन बाकी दोनों बच्चे नहीं बच सके। अपराधियों के द्वारा उस बच्चे को भी गर्दन उनकी मरोड़कर यहाँ फेंकना बताया है और घटना स्थल से भी इस बात की तस्दीक हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वो बच्चा सकुशल बच गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जरा से लालच में आरोपियों ने एक परिवार को उजाड़ दिया। उम्मीद कीजिए कि कानून आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देगा। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इस बार की दिवाली दुकानदारों के लिए बम्पर बिक्री का मौका लेकर आई है। दिवाली तक चलने वाले इस बार के फेस्टिव सीजन में उम्मीद है कि मार्केट में 2.5 लाख करोड़ रुपए आएंगे। इस बार की दिवाली पर महंगाई के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने की उम्मीद है। मिठाइयों से लेकर घरों, गाड़ियों और गैजेट्स तक हर तरफ बिक्री में जोरदार उछाल आने का अनुमान है। व्यापारी संगठनों के अनुमान के मुताबिक ओणम से लेकर दिवाली तक चलने वाले इस साल के त्योहारी सीजन में बाजार में 2.5 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 8 से 10% ज्यादा होने का अनुमान है। इस बिक्री में परंपरागत बाजारों और ई कॉमर्स के जरिए टीवी, घरेलू उपकरणों, एफएमसीजी, खाद्य और गैर खाद्य सामान, कपड़ों जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री की वजह से इजाफा होगा। कोविड कन्फाइनमेंट के पीरियड के बाद लोग सचमुच बहुत खुश हैं और वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, स्टाफ और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ खुलकर दिवाली मनाना चाहते हैं। इसलिए ज्वेलरी, क्लोथ्स, दियाज, कैंडल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, गणेश लक्ष्मी जी, इन सब के साथ दिवाली गिफ्ट्स की सेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग सचमुच खुल के मनाना चाहेंगे। व्यापार बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी। इस बार के फेस्टिव सीजन में कार बाजार और प्रॉपर्टी मार्केट भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। 26 सितंबर को पहले नवरात्र से लेकर 4 अक्टूबर के आखिरी नवरात्र के दौरान कारों की रिटेल बिक्री में 57% का इजाफा हो चुका है। इसी तरह दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में इस बार के फेस्टिव सीजन में 40% के इजाफे का अनुमान है। यूपी रेरा में पहली बार सितंबर में नए प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन 3600 करोड़ की कीमत के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन मामला केवल इन महंगे प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। त्योहारों में बिक्री बढ़ाने में घर और कार के साथ साथ दियों और झालर तक हर छोटा बड़ा सामान योगदान करता है। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के दौरान छोटे से लेकर महंगे दाम तक के करीब 5 करोड़ गिफ्ट दिए और लिए जाते हैं। ये आंकड़ा दिवाली की बिक्री में बड़ा योगदान करता है। हालांकि इस बार के त्योहार पर महंगाई को लेकर जानकार चिंतित हैं। कस्टमर्स ने अब महंगाई को अपनी स्ट्राइड्स में ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों में खरीदारी हो रही है, जिस तरीके से लोग त्योहारों के अंदर महंगाई को इग्नोर कर रहे हैं और मौज मस्ती के साथ खरीदारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई का ज्यादा कुछ असर अब नहीं दिख रहा है। जो महंगाइयां बढ़ जाती हैं वो कहीं भी हमारे को उस हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसको मीट नहीं करने देती। बहरहाल ये देखना है कि जो त्योहारों में हम लोगों की जो स्पेंडिंग होती है, दिस बिकम्स अ रोटेशन इन द मार्केट, और इसी रोटेशन से ही बाजारों के अंदर रौनक आती है और इकोनॉमी हमारी सर्वाइव कर पाती है। तो लेट्स सी हाउ मच पीपल दिस टाइम स्पेंड्स।